नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया में। हूं आपके साथ कृतिका सिंह। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच अब पोलैंड ने अपनी सेना को मजबूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसी आशंका है कि यूक्रेन को मदद देने की वजह से रूस के निशाने पर पोलैंड भी है और इसी वजह से पोलैंड अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। माना यह जा रहा है कि पोलैंड इसके लिए अमेरिका से ऐसा मिसाइल सिस्टम खरीदने का प्लान बना रहा है जो उनके किसी भी दुश्मन को जबरदस्त टक्कर देने के लिए काफी होगा। यूक्रेन के बाद अब रूस के निशाने पर पोलैंड। क्या पोलैंड पर हमला करेगा रूस? तीन महीने से भी ज्यादा समय से चल रहा यूक्रेन युद्ध अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन रूस के निशाने पर अब यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड आ गया है। माना जा रहा है कि युद्ध में यूक्रेन की मदद करने के लिए रूस पोलैंड से नाराज है और इसी वजह से उसका अगला निशाना पोलैंड हो सकता है। लेकिन इस खतरे के बीच पोलैंड ने भी अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी कर ली है और वो अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका से घातक हथियार लेने का प्लान बना रहा है। पोलैंड के रक्षा मंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले साल तक पोलैंड की सेना नए हथियारों का इस्तेमाल करने लगेगी। हाइमार्स मिसाइल सिस्टम खरीदेगा पोलैंड। अमेरिका से हथियार खरीदेगा पोलैंड। यूक्रेन में रूस के हमलों से हुई तबाही ने पूरे यूरोप के देशों में सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। रूस ने यूक्रेन पर इतनी मिसाइलें दागी कि उसके कई शहरों का नामो निशान तक मिट गया, जबकि कई लोगों की मौत भी हो गई। और इसी तबाही से सबक लेते हुए पोलैंड ने किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए उसने अब हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। ये मिसाइल सिस्टम इतना खतरनाक है कि किसी भी मौसम में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। रूस के हमले से बढ़ी सुरक्षा की चिंता। कई देशों ने बढ़ाया रक्षा बजट। यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप के कई देशों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और इसी वजह से इन देशों ने कई हथियार खरीदकर अपनी ताकत को बढ़ाने का फैसला किया। पोलैंड ने हाइमार्स से पहले पेट्रियट मिसाइल खरीदने के लिए भी मंजूरी दी थी, जबकि जर्मनी और डेनमार्क ने भी अपने रक्षा बजट को बढ़ाने का फैसला किया ताकि आधुनिक हथियार खरीदकर सेना को मजबूत किया जा सके। तो रूस में पश्चिमी हथियारों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के बाद अब रूस ने भी पश्चिमी देशों को आगाह किया है और साफ साफ ये कहा है कि पश्चिमी हथियारों से संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा और इसकी जद में पश्चिमी देश भी आएंगे। रूस का तर्क ये है कि पश्चिमी हथियार उनके क्षेत्र में हमला करने में सक्षम है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पश्चिमी हथियार, रूसी सेना में कोहराम। यूक्रेन में पश्चिमी हथियारों की मौजूदगी से युद्ध का पूरा समीकरण ही बदल गया है। यूक्रेनी सेना के पलटवार से रूस के टैंक राख में बदल गए। आगे बढ़ती रूसी सेना को बैकफुट पर आना पड़ा। दिन हो या रात, रूस की सेना पर कई जगह यूक्रेनी सैनिक भारी पड़ते दिखे। अब खबर है कि यूक्रेन को अमेरिका आधुनिक रॉकेट लॉन्चर भेजने की तैयारी कर रहा है।
एक खबर के मुताबिक बाइडेन प्रशासन कीव को M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के साथ आपूर्ति करने पर विचार कर रहा है, जो कि 300 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकता है। इस हथियार को बेहद संवेदनशील बताया जा रहा है। पश्चिम से चिढ़े पुतिन। पश्चिमी हथियारों से रूस चिढ़ा हुआ है। पोलैंड के रास्ते लगातार यूक्रेन सेना को आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, जिसके जरिए रूसी सेना पर घातक और सटीक हमले हो रहे हैं। रूस कई बार इन हथियारों को निशाना भी बना चुका है, लेकिन अब रूस इन हथियारों को बड़ी चुनौती मानने लगा है। रूस ने कहा है, पश्चिमी हथियारों से संघर्ष बढ़ेगा। यूक्रेन को सप्लाई हो रहे हथियार रूसी क्षेत्र पर हमला करने में सक्षम है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में लगातार पश्चिमी हथियार पहुंच रहे हैं। इससे बचने के लिए रूस को S-300B एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी तैयार करना पड़ा है। इसका वीडियो खुद रूस की सेना की ओर से जारी किया गया, जिसमें एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया जा रहा है। रमजान कादिरोव का सरेंडर। यूक्रेन में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की सेना की बेरहमी और खौफ किसी से छिपे नहीं है। कादिरोव कई बार दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर चुका है कि उसके लड़ाके कितने बेरहम और खतरनाक हैं। इसके लिए कादिरोव ने कई बार ऐसे वीडियो का सहारा लिया जिसमें उसके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर जोरदार हमले करते दिखाई दिए, और ऐसे ही वीडियो के जरिए उसने कई बार ये भी दावा किया कि उसके लोग कभी हार नहीं मानते। लेकिन अब खबर है कि रमजान कादिरोव को खुद यूक्रेन युद्ध में हार का डर सताने लगा है। उसी कादिरोव को जिसने अपने लड़ाकों को हमेशा दुश्मनों को पूरी तरह कुचल देने का पाठ पढ़ाया है, हमेशा ये सिखाया कि दुश्मन पर हमला ऐसे करो कि वो नेस्तनाबूद हो जाए। उसी कादिरोव ने ये स्वीकार किया है। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण मुश्किल होता जा रहा है। रमजान कादिरोव की हेकड़ी तब निकली जब यूक्रेनी सेना ने जोरदार पलटवार करना शुरू किया। इसमें नेटो समेत कई देशों से मिल रही मदद का बड़ा योगदान रहा। उन देशों से मिल रहे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के सैनिक रूस की सेना और चेचन लड़ाकों से जोरदार मुकाबला कर रहे हैं, जिससे रूस के पैर ठिठक गए और रमजान कादिरोव कांप उठा, जिससे कादिरोव ये कहने लगा कि अब जंग यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो से हो रही है। खार्किव में यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाई गई माइंस को रूसी सेना लगातार निष्क्रिय कर रही है। रूस की तरफ से हर रोज सड़क, घर और खेतों से करीब 45 एंटी टैंक माइंस को विस्फोट कर निष्क्रिय किया जा रहा है। रूस की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई जो माइंस बिछाई गई है यूक्रेन की तरफ से उसे किस तरीके से रूस की सेना डिफ्यूज कर रही है, निष्क्रिय कर रही है। ये देखिए, ये माइंस जो कि इस पूरे के पूरे इलाके में बिछाई गई थी यूक्रेन की तरफ से। ऐसे में अब इन लैंड माइंस को खोजा जा रहा है। रूस की सेना की एक टीम यहां पर लगी हुई है जो कि इन माइंस को खोजते हुए उन्हें डिफ्यूज करती हुई। राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में एक के बाद एक शहरों पर कब्जा करते जा रहे हैं। बावजूद इसके 3 महीने के युद्ध का हासिल क्या हुआ है उन्हें? कीव का किला अब भी उनके हाथ से निकल चुका है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों? इसका जवाब यह है पोलैंड, वो देश जहां से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही है। अमेरिका या किसी भी यूरोपीय देशों से हथियार पोलैंड रास्ते से ही यूक्रेन पहुंच रहे हैं। पुतिन और इसी सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन उन्हें यह पता है कि पोलैंड यूक्रेन नहीं है बल्कि नाटो का सदस्य देश है। रमजान कादिरोव पुतिन के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए चाहे जितना बड़ा ऐलान कर लें, पोलैंड पर हमला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि पोलैंड नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नेटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में रूस अगर पोलैंड पर हमला करता है तो इसे नेटो पर सीधा हमला माना जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि रूस सीधे तौर पर इन देशों से नहीं भिड़ना चाहेगा। इतना ही नहीं, पोलैंड ने रूस के हमले की सूरत में अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। पोलैंड अमेरिका से 6 और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 यानी PAC-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है।
ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। सभी मौसम में दागी जाने वाली इस मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे नष्ट कर सकता है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है। पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है। ऐसे में पश्चिमी देशों को अगर यूक्रेन को मिलिट्री मदद पहुंचानी है तो वो पोलैंड के रास्ते ही हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेटो की प्रतिक्रिया से बौखलाया रूस अब पोलैंड को भी निशाना बना सकता है। पोलैंड के नेताओं ने भी आशंका जताई है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। यही वजह है कि पोलैंड ने रूसी सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए अमेरिका से दुनिया का सबसे घातक टैंक कहे जाने वाले अब्राम खरीद रहा है। MA-A2 अब्राम अमेरिकी सेना का मेन बैटल टैंक है। इस टैंक में मुख्य हथियार के रूप में 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी हुई है। ये गन 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 120 मिलीमीटर की बंदूक भी लगी हुई है जो किसी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है तो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने 1848 टैंक तैनात किए, लेकिन दुश्मन इनमें से एक को भी तबाह नहीं कर पाया। पोलैंड को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है और इसीलिए पुतिन ने पोलैंड को गैस और तेल की सप्लाई भी रोक दी है। तो पोलैंड में रूस को जवाब देने की हर संभव तैयारी में जुटा है। पोलैंड ने पहले ही जर्मनी से 250 लेपर्ड 2S टैंक खरीदा है। ये यूरोप की सबसे एडवांस टैंक है जिसमें 120 mm की गन लगी है। नेटो का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे है। यानी रमजान का दिरफ के लड़ाके अगर पोलैंड की सीमा में दाखिल होते हैं तो उनका मुकाबला अब तक के सबसे अत्याधुनिक हथियारों से होगा। और कीव का किला गिराने में नाकाम रहे रमजान कादिरफ तब क्या करेंगे ये वक्त बताएगा। हालांकि कादिरफ के लड़ाके गुरिल्ला वार में माहिर हैं जो युद्ध का सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है। जैसे जैसे यूक्रेन युद्ध का समय बढ़ रहा है, पुतिन का क्रोध भी बढ़ता जा रहा है। अब यूक्रेन युद्ध में रूस ने सब कुछ मिटा देने वाले हथियारों को उतार दिया है। रूसी सेना ने डोनेस्क में हेल वेपन के नाम से जाने जाने वाले TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है जो तबाही नाम मिटाने वाला निशान छोड़ जाता है। रूसी सेना ने खुद इस हमले का वीडियो जारी किया है। रूस का यह दावा है कि उन्होंने सैन्य ठिकानों पर TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। रूसी सेना की तरफ से इस वीडियो को जारी करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से सैन्य ठिकानों पर खतरनाक रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। डोनेस्क पर पुतिन का क्रोध। लंबे खिंचते यूक्रेन युद्ध पर पुतिन की सेना की लगातार किरकिरी हो रही है। लाख कोशिश के बाद भी पुतिन अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके। 3 महीने के बाद भी यूक्रेन पर रूस का कंट्रोल नहीं हो सका। ऐसे में अब पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर है। पुतिन कुछ भी करके अपने नए मिशन को पूरा करना चाहते हैं। अब इसकी गाज यूक्रेन के शहर डोनेस्क पर गिरी है। पुतिन की सेना ने डोनेस्क में अपने सबसे खतरनाक हथियार से यूक्रेन के कई ठिकानों पर भीषण हमला बोल दिया। रूसी सेना ने वहां हेल वेपन के नाम से जाने जाने वाले TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। रूस के इस बेहद घातक हथियार को ऐसे ही हेल वेपन या नर्क का हथियार नहीं कहते, बल्कि इसकी मार ऐसी होती है कि जिस जगह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वो नर्क से भी बदतर हो जाती है।
ये एक ऐसा खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके वार से तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की बरसात देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाती हैं। जहां ऐसे घातक और ताकतवर रॉकेट से धावा बोला जाता है, उस जगह का तो फिर भगवान ही मालिक है। डोनेट्स्क में टोटल तबाही। रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से यूक्रेन की कई सेना के ठिकानों को तबाह कर दिया। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किए गए रूसी सेना के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें डोनेट्स्क के एक इलाके में एक साथ कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से वहां पहले तेज आग की लपटें निकलती दिखाई दी और फिर उसके बाद कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार उठता दिखा। लॉन्चर से दागे गए रॉकेट जहां भी फटते, ऐसा लगता मानो छोटे परमाणु बम फट गए हों, क्योंकि रूस का यह खतरनाक हथियार थर्मोबैरिक बम दागता है, जिसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। यह हथियार सब कुछ मिटा देगा। ये एक ऐसा बम है जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोग घुट घुट कर मरने लगते हैं। इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इतना घातक है कि परमाणु बम के बाद इसे रूस का सबसे घातक हथियार माना जाता है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़ पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घोट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बम से बच नहीं पाते। आग उगलते इसके रॉकेट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। इसका वार इतना भीषण होता है कि दुश्मन को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। ये एक ऐसा लॉन्चर है जो महज 12 सेकंड में आग बरसाने वाले रॉकेट के 24 राउंड फायर कर सकता है, और इसका हमला करीब 984 फीट तक के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिटा देता है, क्योंकि ये बम हवा से सारी की सारी ऑक्सीजन खींच लेता है। इससे एक वैक्यूम सा बनता है और फिर ऐसा ताकतवर धमाका होता है कि हमले की जगह पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाती है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इसके हमले से फुटबॉल के 2 मैदानों के बराबर का इलाका तबाह हो जाता है। यही नहीं, ये करीब 6 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर देता है। प्रलय लाने वाली मिसाइल से हमला। पुतिन के घातक हथियारों के जखीरे में इस्कंदर मिसाइल भी शामिल है, जो लगातार यूक्रेन पर कहर बरपा रही है। जंग के बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें पुतिन के सैनिक इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते दिखे। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि यह हमला किस जगह किया गया। जो वीडियो जारी हुआ उसमें रूसी सेना के जवान इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को हमले के लिए तैयार करते दिखे, और सभी तैयारियां पूरी होने के बाद सिस्टम में लोड की गई मिसाइल लॉन्च की पोजीशन पर आ गई, और फिर तेज रोशनी और धुएं के गुबार के साथ ही इस मिसाइल ने अपने तय टारगेट की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह कर दिया गया और कई सैनिक भी मार दिए गए। हाल के दिनों में रूसी सेना ने अपनी इस घातक मिसाइल का इस्तेमाल तेज कर दिया है, जो 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकाने को निशाना बना सकती है। यही नहीं, इस्कंदर मिसाइलें करीब 700 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भी भर सकती हैं, और जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों के जरिए परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। पुतिन की सेना ने यूक्रेन युद्ध में जहां जैसी जरूरत पड़ी वैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। तबाही वाले हथियारों के इस्तेमाल में भी कोई कोताही नहीं बरती, भले ही उस हथियार से कितने भी बेगुनाह मारे जाएं या फिर शहर तबाह हो। ये सिलसिला अब भी लगातार जारी है।
और यूक्रेन युद्ध के बाद एक और देश पर रूस का हमला बहुत जल्द शुरू हो सकता है। इसका इशारा पुतिन के राइट हैंड, पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर और पुतिन के सबसे बड़े हिटमैन ने कर दिया है। ये कमांडर कौन है जिसपे पुतिन का वो सीक्रेट भी है जिसे ज़ेलेंस्की ने एक्सपोज करने का दावा किया है। पुतिन इतने दबाव में है कि उन्होंने अपने 115 सैनिकों और अफसरों को बर्खास्त कर दिया है क्योंकि उन्होंने युद्ध लड़ने से मना कर दिया है। मॉस्को के अस्पताल में सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक इस अस्पताल में क्यों पहुंचे? पुतिन अस्पताल जाकर डॉक्टरों से आखिर क्यों मिले? पुतिन के अस्पताल जाने के पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है? तख्ता पलट का खतरा और हत्या की नाकाम कोशिशों की खबरों के बीच पुतिन वाकई बहुत टेंशन में है। पुतिन के मर्डर की कोशिश हुई थी, इसकी रिपोर्ट छप रही है। क्या वाकई कोई पुतिन की जान लेना चाहता है और उसने इसकी कोशिश भी की थी? इन सब बातों के बीच क्या पुतिन किसी बेचैनी और किसी ऐसी मुश्किल में है जिसके बारे में वो डॉक्टरों से बात करने आए हैं, या डॉक्टर उन्हें कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा सीक्रेट हो सकता है? 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन बहुत सी बातों से घिरे हुए हैं। इसमें उनकी सेहत को लेकर अफवाहें भी हैं। युद्ध में जीत को लेकर शक से ज्यादा हार वाले डर की कहानियां भी हैं। पुतिन नेटो से घिरे हैं, साजिशों से घिरे हैं और ज़ेलेंस्की के बयानों से भी परेशान हैं। सवाल है कि क्या यूक्रेन में पुतिन का मिशन इम्पॉसिबल की तरफ बढ़ रहा है? इन सवालों के जवाब पुतिन की हॉस्पिटल विजिट से मिल सकते हैं। अस्पताल में पुतिन के साथ उनके रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी आए। आखिर रूस का रक्षा मंत्री अस्पताल में पुतिन के साथ क्या कर रहा है? क्या पुतिन का हेल्थ सीक्रेट बाहर आने का खतरा है? डॉक्टरों से हाय हेलो कहने के बाद पुतिन की एंट्री एक कमरे में हुई और फिर देखिए क्या हुआ। अंदर 2 लोग मौजूद थे जिनसे पुतिन ने मुलाकात की। Майор Недвицкий Сергей Вячеславович поступил к нам с осколочным ранением левой нижней трети левого плеча. Поступил, ранение получил 30-го, поступил 2-го. Осколок удален, все нормально заживает. Я думаю, на следующей неделе в реабилитационный центр реабилитация и по выздоровлению. Рука нормально работает? Так точно. Все стало. Какие подразделения? Подразделения какое у вас? Артиллерийская бригада. तो पुतिन अस्पताल में उन फौजियों से मिलने पहुंचे जो यूक्रेन युद्ध में घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वैसे रूस के हजारों फौजी इस वक्त यूक्रेन में जख्मी हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के करीब 29,000 फौजी इस जंग में मारे जा चुके हैं, जबकि ब्रिटेन का दावा है कि रूस ने 15,000 सैनिक अब तक इस युद्ध में गंवाए हैं। रूस ने मार्च में आंकड़ा दिया था 1351 और उसके बाद से रूस ने इसे अपडेट नहीं किया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रूस ने अपने फौजी इस युद्ध में खोए हैं और बड़ी तादाद में खोए हैं। और अब तक सही आंकड़े न देना या अपडेट करना, इसके पीछे भी पुतिन का कोई ऑर्डर हो सकता है। क्या पुतिन अपनी फौज से कुछ छुपा रहे हैं या वो दुनिया की नजर से कुछ छुपाना चाहते हैं? कीव में शुरुआती नाकामी और फिर मरियुपोल में बहुत जूझने के बाद शहर पर कब्जा पुतिन के लिए बड़ा झटका ही कहा जाएगा। ऐसा उन्होंने युद्ध शुरू करने से पहले सोचा होगा, ऐसा तो लगता नहीं है। पुतिन की फौज को यूक्रेन में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। पुतिन की अपने घायल सैनिकों से कुछ और बातचीत भी सुनिए। Супруга с детьми в Нижнем Новгороде. Понятно. В контакте с ними? Так точно. Беспокоится вас? Так точно. Ну, сейчас. Ждут. Не приезжали, не видели? Никак нет, не приезжали. Ну, посмотрят, поймут, что действительно все нормально. Так точно. Поправляйтесь. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам. Слушаю.
पुतिन ने अपने फौजी को गुड लक कहा, लेकिन उनको भी कोई गुड लक कहे ये भी व्लादिमीर पुतिन की ख्वाहिश जरूर होगी, क्योंकि यूक्रेन में जिस युद्ध को 3 महीने हो चुके हैं उसे लेकर पुतिन के कैंप में मायूसी भी है, सवाल भी है और वक्त पर अपने मकसद को पूरा ना करने का मलाल भी है। चाहे युद्ध का मैदान हो या अस्पताल, पुतिन यही जानना चाहते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। Есть что-то, чего не хватает. На чем бы? Все вопросы оперативно решаются командой, проблем таких нет. Оборудование, медикаменты. Оборудование, медикаменты, перевязки, современное оборудование. पुतिन एक्टिव हैं, वो बीमार नहीं है, ना ही वो यूक्रेन में किसी तरह पिछड़ रहे हैं। ये बात वो बार बार दुनिया के सामने जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन के सामने इस वक्त 2 बहुत बड़े खौफ सर उठाकर खड़े हैं। पहला है तख्ता पलट का डर और दूसरा है हत्या का डर। यानी ये ऐसी 2 बड़ी वजहें हैं कि पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी को 2 गुना करवा लिया है। वो अपने दुश्मनों को कोई मौका नहीं देना चाहते। यूक्रेन में धमाकों के बीच एक तख्ता पलट वाला धमाका मॉस्को में भी हो सकता है, या फिर पुतिन की जान को खतरा हो सकता है। ऐसी बातें हवा में नहीं हो रही हैं। इस वक्त यूरोप में इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है। यूरोप के अखबार छाप रहे हैं कि क्रेमलिन में ही पुतिन को हटाकर नए ऑप्शन पर चर्चा होने लगी है। ये भी कि पुतिन अब रूस पर बोझ बन गए हैं, उनको हटाने और उनके विकल्प के बारे में सोचा जा रहा है। पुतिन की हत्या की कोशिश वाली खबर ने तो पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा अलर्ट कर दिया है। पुतिन को चैलेंज अपनों से मिल रहा है, और वो भी बहुत खासम खास लोगों से। ऐसे लोग जो पुतिन की सरकार चलाने में मदद करते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि वो पुतिन की लीडरशिप और उनके फैसलों से खुश नहीं है और इसमें बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं। ऐसा बदलाव जो ज्यादा बेहतर तरीके से यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर फैसले ले। इसकी एक बड़ी वजह पुतिन का वो फैसला बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने आंतरिक मामलों की खुफिया एजेंसी FSB को हटाकर मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU को यूक्रेन युद्ध में खुफिया गतिविधियों की जिम्मेदारी दी। अब यूक्रेन से आ रही तस्वीरों में, जिसमें कई जगह रूस को मिले झटकों का जिक्र होता है, उसे देखकर FSB और GRU को लीड करने वाले अफसर आमने सामने आ गए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स के बाद पुतिन के फैसलों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या ये पुतिन का मिशन इम्पॉसिबल करने की साजिश है? पुतिन को जब से पता चला है कि युद्ध के पहले महीने में ही उनकी हत्या की कोशिश हुई, तब से उन्होंने अपने करीब रहने वाले लोगों की तादाद घटा दी है। यानी अब वही पुतिन से मिल सकता है जो उनके बहुत ज्यादा करीब हो। इन तमाम पहलुओं के बीच पुतिन ने यूक्रेन में अपना ऑपरेशन जारी रखा है। पुतिन कुछ बातों को लेकर खतरा महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से वो कोई चांस नहीं लेना चाहते, लेकिन डोनबास पे उनकी फोर्स ने तबाही का तूफान खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पुतिन किस ऑपरेशन को तेज करके अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे को खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन में कयामत वाला युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां पुतिन के लिए कुछ भी गंवाना हार के बराबर होगा। इसलिए पुतिन और उनकी फौज ने बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया है। हेलीकॉप्टर मिशन भी लगातार चालू है। डॉनबास इस वक्त पुतिन के मिशन को लेकर सबसे बड़ा दांव कहा जा सकता है। खबर है कि इस वक्त डॉनबास के छोटे बड़े 40 शहरों पर पुतिन की फौज हमला कर रही है या उसे घेर कर रखा हुआ है। इस बात से यूक्रेन की सेना भी इनकार नहीं कर रही कि डॉनबास में उसने एक बड़ा इलाका रूस के हाथों गंवा दिया है और पुतिन की फौज के हमलों का वो ठीक से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ये बात व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को चुभेगी, लेकिन डॉनबास की जो ग्राउंड रिपोर्ट यूक्रेन की सेना के पास है उसे तो उन्हें सच मानना ही पड़ेगा। На окремих напрямках російські угрупування мають тимчасові тактичні успіхи, і в принципі це не є таємницею. Але те, що українські війська там відступають, це абсолютно неправильне трактування цих дій. В окремих ділянках українські підрозділи ведуть маневрену оборону. Тобто, де можна,
відійти в сторону, змінити позиції, за настання сприятливих умов провести контрнаступальні дії. Там є певні території і населені пункти, які можуть переходити з рук в руки. Там आपको ले चलते हैं यूक्रेन के एक शहर सेवेरोडोनेस्क, जहां इन धमाकों के बीच एक और मारियुपोल तैयार हो रहा है। यहां भी तबाही उसी पैमाने पर देखने को मिल रही है। पुतिन के लगातार हमलों के बीच ये शहर सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी अब अपने को बचाने के लिए उन इलाकों में चली गई है जहां वो बमबारी से बच सकें। बम धमाके, मिसाइल्स के अटैक और यहाँ गोले दाग रही बड़ी बड़ी तोपें, ऐसे ही हमलों से ये शहर पूरी तरह खिंच चुका है। डॉनबास में ये एक बड़ा औद्योगिक शहर है और ये लुहांस्क और डोनेस्क के बहुत करीब भी है, लेकिन यहाँ हो रही तबाही अब मारियुपोल की याद दिलाती है। अब यहाँ भी ठीक वैसी ही तबाही का तूफान देखा जा रहा है। ये रूस की वो तोप है जो लगातार डॉनबास के अलग अलग इलाकों पर हमले कर रही है। यूक्रेन को ऐसे हमलों से काफी नुकसान हुआ है और डॉनबास की ऐसी ही चंद कामयाबी वाली रिपोर्ट्स हैं जो पुतिन को खुश होने के छोटे मोटे मौके दे रही हैं। पुतिन की फौज इस शहर को अब मारियुपोल की तरह जीतना चाहती है। यहाँ हो रहे हमले और यहाँ जो दहशत देखने को मिल रही है, उससे लगता है कि पुतिन कोई रहम नहीं करेंगे। Вне зависимости от того, какие у них будут награды или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России. Они все герои. Именно так. Каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности, идет на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так, как к героям. रूस इस शहर पर किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी कब्जा करना चाहता है। पुतिन मारियुपोल में मिली कामयाबी के बाद रुकना नहीं चाहते, इसलिए सेवेरोडोनेस्क में मौजूद यूक्रेन की फौज को बहुत जल्दी घुटने के बल पर लाने की तैयारी हो गई है। ऐसा ही हाल डॉनबास में कई और शहरों का भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने अब तक यूक्रेन युद्ध में इतनी मिसाइल दागी हैं जितनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हुई किसी जंग में नहीं दागी गई। रूस के रक्षा मंत्रालय से आई ये तस्वीरें देखिए। ये रूस की मिसाइल है जो डॉनबास पर फायर की जा रही है। ये रूस की क्रूज मिसाइल वाली फोर्स है जो टारगेट की दूरी के हिसाब से तैनात है और किसी भी वक्त यूक्रेन के मिलिट्री अड्डों पर हमला करने के लिए तैयार रहती है। ऐसी ही मिसाइल रूस न सिर्फ जमीन से फायर कर रहा है, बल्कि काला सागर में मौजूद रूस के वॉरशिप भी लगातार क्रूज मिसाइल दाग रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दावा करते हैं कि रूस करीब 2200 मिसाइलें दाग चुका है। 3 महीनों की औसत निकाली जाए तो पुतिन रोज करीब 24 से 25 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। डॉनबास में लड़ाई बहुत खतरनाक चल रही है। ऐसे खतरनाक हमले सहते हुए सेवेरोडोनेस्क कब तक रूस के आगे टिक पाएगा, इस शहर के लोगों ने उम्मीद करीब करीब छोड़ दी है। रूस सेवेरोडोनेस्क के पावर स्टेशन पर पूरी तरह कब्जा कर चुका है और इसके बाद पूरे शहर के चारों तरफ उसकी फौजों ने डेरा डाला हुआ है। यहाँ चल रहे युद्ध में बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने इस शहर को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। वो मारियुपोल की तबाही देख चुके हैं और यहाँ जान नहीं गंवाना चाहते। उनके पास खाने पीने का सामान तक खत्म हो चुका है। लुहांस्क के गवर्नर का कहना है कि उनके सूबे का 90% इलाका अब रूस के कंट्रोल में है। Ситуація дуже важка, тому що всі сили, як ми і очікували, кинули росіяни саме на штурм Луганської області, на те, щоб захопити міста або перерізати трасу, але вони по різним напрямкам йдуть в наступ. Враховуючи те, що ми 4-й місяць тримаємо лінію оборони, то, звісно, що дуже важко. Важко і потрохи
ворог, не дивлячись на те, що вони несуть шалені втрати, вони все одно потрохи просто продавлюють отими обстрілами, продавлюють лінію наших захисників. लुहांस्क और डोनेस्क वो इलाके हैं जहां बड़े इलाकों पर रूस के समर्थन वाले मिलिशिया का कब्जा है और यहां तो लड़ाई पिछले 8 सालों से रुक रुक कर चली आ रही है। अब नए शहरों की तरफ पुतिन ने नजरें टेढ़ी की हैं और 24 घंटे हमलों के साथ यूक्रेन की फौज का यहां टिकना मुश्किल हो गया है। सवाल है कि कब तक यूक्रेन की फौज रूस का सामना करती रहेगी। Що б не робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже, давайте врахуємо її інтереси. Цьогоріч в Давосі це знову прозвучало. Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні, попри десятки тисяч убитих українців, попри Бучу, попри Маріуполь тощо, попри зруйновані міста і попри побудовані російською державою фільтраційні табори, в яких убивають, катують, гвалтують і принижують, як на конвеєрі. अब देखिए डॉनबास में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, जिस युद्ध को 3 महीने हो चुके हैं, उसमें ये हेलीकॉप्टर दुश्मन को सबसे ज्यादा मौत बांटने वाली मशीन बन चुके हैं। यूक्रेन में फ्रंट से आने वाली तस्वीरों में सबसे ज्यादा यही हेलीकॉप्टर एक्टिव हैं। यूक्रेन के आसपास में सबसे ज्यादा इस वक्त यही मशीन गूंज रही है। कीव के बाद लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में इनका कहर जारी है। दक्षिण पूर्व में मरियुपोल पर कब्जे वाले मिशन में इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की भूमिका सबसे ज्यादा रही है। रूस ने इस वक्त यूक्रेन युद्ध में अपने हेलीकॉप्टर्स की पूरी ताकत झोंक दी है। इनमें सबसे ज्यादा जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है वो है कैमोव 52 अटैक हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर पुतिन की फौज का सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला हथियार बन गया है। रॉकेट और मिसाइल से लैस ये हेलीकॉप्टर रात और दिन दोनों वक्त लगातार हमले कर रहा है और इसी के हमलों से यूक्रेन के मोर्चों को तबाह करके रूस की सेना आगे बढ़ रही है। Вони не можуть швидко просуватись, тому вже підключили і авіацію. Характер наступу і форма, вона однакова всюди. Тобто вони дуже довго обстрілюють позиції, тобто артилерійський такий обстріл ведеться 4 години, до прикладу. Потім кидають в наступ роту чи 2. Якщо їм не вдається, то вони відкочуються, хто живий залишається, і знову ще один обстріл. І так траса прострілюється. Северодонецьк повністю обстрілюється, постійно просто. Але доїхати до Сєвєродонецька ще можливо. Хоча це вже такий квест. Чи десь вдасться проїхати між обстрілами, чи не вдасться, так, на грані фола. यूक्रेन में इस वक्त जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, जितने भी फ्रंट हैं, उसमें जमीन पर मौजूद फौज के साथ बहुत करीबी तालमेल की जरूरत है। जो गलतियां पुतिन और उसकी फौज ने कीव में दोहराई हैं, उसकी वजह से उनका मिशन पॉसिबल से इम्पॉसिबल भी हो सकता है और इसी को वो ठीक करना चाहेंगे। जो गलतियां उन्होंने कीव में की, वो उसे डॉनबास में नहीं करना चाहेंगे। इसलिए रूस की फौज ने क्लोज एयर सपोर्ट में हेलीकॉप्टर की उड़ान तेज कर दी है। रूस की फौज लगातार डॉनबास के उन इलाकों पर हमला कर रही है जहां यूक्रेन की फौज का कब्जा मजबूत है, जहां यूक्रेन की फौज पिछले 8 वर्षों से डटी हुई है। रूस को वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन मारियुपोल की तरह यहां भी ऑपरेशन आराम से किया जा रहा है। पुतिन अब फौज को खोने वाला खतरा नहीं उठा सकते, इसलिए एक एक इमारत को सैनिटाइज करके आगे बढ़ा जा रहा है। डॉनबास में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन इन तस्वीरों से, इन रिपोर्ट से ज़ेलेंस्की घबरा जाएंगे ऐसा नहीं लगता। Збройні сили України, наша розвідка і усі, хто захищає державу, протистоять надзвичайно жорсткому наступу російських військ на Сході. Подекуди ворог сильно переважає технікою, кількістю солдатів. Російська влада ухвалила показове рішення. Вони дозволили брати на контрактну службу людей старшого віку. Тобто молодих їм вже не вистачає, але бажання воювати все ж таки. ज़ेलेंस्की का दावा है कि उनकी फौज रूस के 200 जहाज गिरा चुकी है, जबकि रूस की वायुसेना की ताकत दुनिया मानती है।
जंग की शुरुआत में ये यूक्रेन की एयरफोर्स से 15 गुना बड़ी थी। अब चाहे यूक्रेन की एयरफोर्स करीब करीब खत्म हो गई हो, लेकिन अमेरिका से मिल रही स्टिंगर मिसाइल से उसने रूस की वायुसेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वहीं रूस के टैंक अब भी अमेरिका से मिली जेवलिन मिसाइलों का टारगेट बन रहे हैं। यूक्रेन को नेटो से मिले हथियारों ने वाकई पुतिन के मिशन इम्पॉसिबल जैसे हालात बना दिए हैं। इस वक्त भी यूक्रेन में बहुत से आधुनिक वेपन सिस्टम ज़ेलेंस्की की फौज तक पहुंचाए जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि रूस वार्निंग दे चुका है कि यूक्रेन में किसी और देश का दखल युद्ध को भड़काएगा। पूरी दुनिया को अब ये डर सता रहा है कि यूक्रेन का युद्ध 3 महीनों से ज्यादा खिंचने के बाद दिसंबर तक भी चल सकता है।